हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का, किस चैप्टर का? इलेक्ट्रिक करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ्स लॉ पढ़ने वाले हैं। किरचॉफ्स लॉ इलेक्ट्रिक करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट है। बट किरचॉफ्स लॉ है क्या, इसकी जरूरत क्या है? तो देखिए, जब किसी सर्किट को सॉल्व करना होता है या जब किसी सर्किट से करंट को, किसको, अगर किसी सर्किट से करंट निकालना होता है, जैसे मान लेते हैं एक ये वायर है और इस वायर का रेजिस्टेंस R है, ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है और A से B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो V है। और हमको सपोर्ट दैट ये पॉजिटिव एंड है और ये निगेटिव एंड है, मतलब ये हाई टर्मिनल और ये लो टर्मिनल, तो इससे करंट तो जाएगा। तो इस सर्किट से इस वायर से अगर करंट चाहिए तो हम लोग ओम्स लॉ को यूज करेंगे और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो किसी सर्किट से करंट को निकालने के लिए अब तक हम लोग किसका यूज किए थे? ओम्स लॉ का। जब भी किसी सर्किट से करंट चाहिए था हम लोग को, तो हम लोग किसका यूज किए थे? ओम्स लॉ का। तो ओम्स लॉ से हम लोग करंट निकाल सकते हैं, बट कैसे सर्किट के लिए? सिंपल सर्किट के लिए। बट कुछ ऐसे भी सर्किट होते हैं जहां ओम्स लॉ फेल कर जाता है, यानी आप ओम्स लॉ का यूज करके करंट नहीं निकाल सकते हैं। तो वैसे सर्किट को हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट या कॉम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स सर्किट किसको बोलते हैं? तो वैसे सर्किट जहां पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, दो सर्किट इन विच ओम्स लॉ कैन नॉट बी यूज्ड, यानी जहां पे ओम्स लॉ का यूज नहीं हो पाता है, तो वैसे सर्किट को कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कहते हैं। तो अगर वैसे सर्किट से करंट निकालना हो और वहां पे ओम्स लॉ यूज नहीं हो पा रहा है, तो फिर करंट कैसे निकालेंगे? तो वैसे सर्किट से करंट निकालने के लिए किरचॉफ साहब ने 2 लॉ दिए। कितने लॉ दिए? 2 लॉ दिए और उसी को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ, सॉरी किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ साहब कब अपने लॉ को दिए थे? तो 1842 में। कितने लॉ दिए थे? 2 दिए थे। क्यों दिए थे? तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए, यानी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से पास करने वाले इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो हमने लिखा है कि इन 1842, कब? इन 1842 रॉबर्ट किरचॉफ आर प्रेडिक्टेड 2 लॉ। कितने लॉ दिए? 2 लॉ दिए। कब दिए? 1842 में। तो इन 1842 रॉबर्ट किरचॉफ आर प्रेडिक्टेड 2 लॉ in order to solve a complicated circuit, in order to solve a complicated circuit in which Ohm's law cannot be used directly, जहां पे Ohm's law का यूज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कितने लॉ है? 2 है। तो कौन कौन? दोनों लॉ को जानेंगे ना। तो देखिए इनका पहला लॉ कौन सा है? तो अस्पष्ट है, जो पहले दिए उसको फर्स्ट लॉ बोलेंगे। तो एक होता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, और इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम लोग जंक्शन लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं हम लोग? जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। तो अगर किरचॉफ लॉ ना पूछकर आपसे जंक्शन लॉ भी पूछ देगा, तो वहां पे आप कौन लिखेंगे? किरचॉफ फर्स्ट लॉ। और इसी को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या बोलते हैं? किरचॉफ करंट लॉ, यानी
KCL बोलते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम लोग 3 नाम से जानते हैं। पहला किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जैक्सन लॉ और किरचॉफ करंट लॉ। इसको क्या बोलते हैं? किरचॉफ करंट लॉ। दूसरा लॉ देखते हैं, दूसरा लॉ तो उसको क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे सेकंड को किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। इसी लॉ को हम लोग और कहते हैं क्लोज लूप लॉ, क्लोज लूप लॉ। तो ये यहां पे जो फर्स्ट लॉ है ये दोनों तरह के सर्किट के लिए वैलिड है, चाहे सर्किट ओपन हो या सर्किट क्लोज हो। बट जो किरचॉफ सेकंड लॉ है ये सिर्फ क्लोज लूप के लिए वैलिड होगा। इसको हम लोग क्लोज लूप लॉ भी बोलते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज लूप लॉ भी बोलते हैं। और इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी केवीएल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो टोटली हम क्या पढ़े? इन 1842 रॉबर्ट किरचॉफ्स आर प्रेडिक्टेड, रॉबर्ट किरचॉफ्स आर ऑफर्ड, रॉबर्ट किरचॉफ्स आर गिवन टू लॉ फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट वेयर ओम्स लॉ कैन नॉट बी यूज्ड। जहां पे ओम्स लॉ को यूज नहीं हो पाता है तो वैसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ साहब ने कितने नियम दिए? 2, और उसी को हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स लॉ। फर्स्ट लॉ किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ को अनदर नेम से भी जानते हैं, जैक्सन लॉ और किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ के भी 2 अलग नाम है, क्लोज लूप लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पहले कौन सा? किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ जैक्सन लॉ। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? तो अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो देखिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। जैसे मान लो एक सर्किट का एक पॉइंट है, एक जंक्शन है। जंक्शन का मतलब समझते हैं ना? जैसे ट्रेन ऐसे आई, ऐसे निकल गई, सीधे आ रही सीधे जा रही, तो इसको बोलते हैं स्टेशन, इसको बोलते हैं स्टेशन, इसको जंक्शन नहीं बोलते। जंक्शन का मतलब मल्टीपल डायरेक्शन से इनकमिंग और आउटगोइंग हो, मतलब बहुत सारी डायरेक्शन से आ रही हो और फिर उस डायरेक्शन में जा रही हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग जंक्शन। तो जैसे ये पॉइंट है या बोल सकते हैं ये जंक्शन है, यहां पे ले लेते हैं, लो यहां पे ले लेते हैं, ये एक पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट पे ऐसे बहुत सारे यहां से वायर निकले हुए हैं, ऐसे ये सब वायर्स है, ठीक है। और ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जंक्शन, ठीक है। अब मान लो यहां पे कुछ वायर में करंट इधर आ रहे हैं, जैसे यहां से करंट आ रहा है, कितना करंट आ रहा है? I1। किधर आ रहा है? जंक्शन की ओर, इस पॉइंट की ओर। यहां से इधर करंट आ रहा है I2, ठीक है। इधर से मान लो करंट आ रहा है I3। अब ऐसा नहीं होगा, केवल आप ये मत सोचिए केवल इनकमिंग नहीं होगा, क्योंकि जब तक इस करंट को फ्लो करने का जगह नहीं रहेगा तो फिर करंट आएगा क्यों? तो कुछ करंट को हमने इनकमिंग ले लिया और कुछ करंट को आउटगोइंग ले लेते हैं, मतलब इससे दूर जाने वाला। इसको ले लिया I4 और इसको ले लिया I5। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि जब ये पॉइंट था तो इस समय यहां पे कोई करंट नहीं है, तो कह रहा है किरचॉफ्स लॉ कि अभी भी यहां पे कोई करंट नहीं बचेगा। तो कैसे नहीं होगा? यहां पे तो करंट आ रहे हैं, और किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है यहां करंट नहीं बचेगा, यानी जो आया है वो क्या होगा? चला जाएगा। मतलब किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि सर्किट के किसी पॉइंट पर, किसी जंक्शन पर जो टोटल करंट का अलजेब्रिक सम होता है वह हमेशा 0 होता है। टोटल करंट का, यहां पे जितने भी करंट मिल रहे हैं, मतलब ऑल मीटिंग करंट इज ऑलवेज 0। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मीटिंग करंट इज ऑलवेज 0। आपको कैसे? तो इसका मतलब तभी होगा ये, तभी यहां पर टोटल करंट 0 होगा जब आने वाले करंट को कुछ साइन ले और जाने वाले करंट का अपोजिट साइन ले। तो इनकमिंग
जैसे आपके घर में गेस्ट बढ़ते हैं, जब आपके घर में गेस्ट आते हैं तो नंबर ऑफ पीपल्स क्या होता है, बढ़ जाता है, तो आने पे क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन उसके विपरीत जब आपके घर से गेस्ट चले जाते हैं तो नंबर ऑफ पीपल्स घट जाता है, यानी वहां माइनस हो जाता है। तो इसी प्रकार इधर आने वाले करंट को पॉजिटिव लेंगे और इससे दूर जाने वाले करंट को निगेटिव लेंगे, तो टोटल जो सम होगा यहां पे हमेशा जीरो होता है। तो आइए स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ और जक्सन लॉ, यानी किरचॉफ फर्स्ट लॉ और जक्सन लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ और जक्सन लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और जक्सन लॉ के अनुसार, द अलजेब्रिक सम ऑफ all currents, the algebraic sum of all currents meeting at a point is always zero। मेन यही आपका स्टेटमेंट है, the algebraic sum of all currents, the algebraic sum of all currents meeting at a point is always zero। मतलब किसी पॉइंट पर मिलने वाली टोटल करंट का अल्जेब्रिक सम जीरो होता है। तो दैट इज, इसी कथन को हम लिख सकते हैं, दैट इज अल्जेब्रिक सम का सिंबल होता है सिग्मा। और किसका भाई सम चाहिए, तो करेंट्स का। करंट को क्या लिखते हैं, आई, तो सिग्मा आई इजिकल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर 2 नंबर में आपसे पूछ दे, अगर 2 नंबर में आ जाए कि व्हाट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ, तो आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। 2 नंबर के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इतना ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 नंबर का किरचॉफ लॉ है तो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे कहां से, साइन कन्वेंशन से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू, जैसे लाइट में हम लोग कैसे साइन कन्वेंशन पढ़ते थे कि पोल के लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस होती है वो निगेटिव होती है, पोल के राइट साइड की डिस्टेंस जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इसी प्रकार इसमें भी साइन कन्वेंशन है। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑफ जक्सन लॉ, यानी जक्सन लॉ का एक साइन कन्वेंशन है, जक्सन लॉ। तो क्या है, तो सिंपल आप समझ सकते हैं कि हमारे घर में जब गेस्ट आते हैं तो जो नंबर ऑफ पीपल्स होती है बढ़ जाती है, मतलब पॉजिटिव होगा। तो इस पॉइंट की ओर जो करंट आएगा उसको पॉजिटिव मानेंगे, और जो पॉइंट से दूर जाएगा उसको क्या मानेंगे, तो उसको मानेंगे निगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑफ जक्सन लॉ, इनकमिंग करंट is taken पॉजिटिव। इनकमिंग करंट को क्या लेना है, पॉजिटिव, एंड आउटगोइंग करंट इज टेकन निगेटिव, और जो इज टेकन निगेटिव, और जो मतलब आउटगोइंग करंट है उसको निगेटिव लेना है। तो इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेना है और आउटगोइंग करंट को निगेटिव लेना है। तो थोड़ा इसे इधर देखो आप, तो अब इसी को हम लिख सकते हैं, अब इसको हम एक्सपेंस कर रहे हैं, ये अलजेब्रिक सम है, सिग्मा इसको तोड़ सकते हैं, सिग्मा आई को तोड़ सकते हैं, i1 प्लस i2 प्लस i3, बट अब साइन के साथ, तो देखो इसमें इनकमिंग को पॉजिटिव लेना है, तो इनकमिंग कौन है, i1 i2 i3, तो i1 प्लस i2 प्लस i3, तीनों को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि तीनों इनकमिंग करंट है। देखो ये भी पॉइंट की ओर आ रहा है, ये भी पॉइंट की ओर आ रहा है, और ये भी पॉइंट की ओर आ रहा है, तो ये इनकमिंग करंट है, ये पॉइंट की ओर क्या है, इनकमिंग, तो इनको पॉजिटिव लेंगे। और जो यहां से आउटगोइंग करंट है, तो ये i4 जा रहा है बाहर की ओर, तो इसको ले लेंगे निगेटिव, माइनस i4। और ये i5 भी बाहर जा रहा है, तो इसको भी ले लेंगे माइनस i5। नहीं दिख रहा है, चलो i1 पॉजिटिव हो जाएगा, i2 पॉजिटिव हो जाएगा, i3 पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू i4 निगेटिव होगा, i4 निगेटिव हो जाएगा, i5 निगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो अलजेब्रिक सम क्या है, 0 है, तो यहां पर कर देंगे 0। तो ये स्टेटमेंट हो गया। अब चाहे हम इसको तो क्या कर सकते हैं,
दोनों निगेटिव को उधर I4 और I5 क्या है निगेटिव, उसको RHS में लेके चले जाओ। तो ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा I4 प्लस I5। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या है, तो ये आपका है इनकमिंग करंट, पॉइंट की ओर सभी आ रहे हैं, तो यहां लिख सकते हैं शो इनकमिंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट। सो क्या हो जाएगा टोटल इनकमिंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट आई इजिकल टू, ये क्या है इजिकल टू, ये क्या है तो आउट गोइंग करंट, ये दोनों बाहर जा रहा था, तो इजिकल टू हो जाएगा टोटल आउट गोइंग करंट। तो हमारे बुजुर्ग लोग जो होते हैं घर में, वो पहले से ही कहते हैं कि जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। मतलब जितने लोग भी जन्म लेते हैं सभी लोग मरते हैं, यानी आने वाला बराबर जाने वाला। यानी अभी जितने लोग यहाँ पे मेरे से जुड़ेंगे वह सब एक बार वीडियो कंप्लीट करके जाएंगे, मतलब एक बार जुड़ेंगे और एक बार जाएंगे। ऐसा नहीं कि जो एक बार जुड़ा वह जुड़े रह गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो जो आया है वो जाएगा, है ना। तो यही किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी कहता है कि इस पॉइंट की ओर आने वाली टोटल करंट और जाने वाली करंट दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो पहले भी पॉइंट पे कोई करंट नहीं था, अब अगर करंट आया भी तो उतना ही करंट चला गया, तो यहां पे करंट बचा कितना तो जीरो। पहले करंट नहीं था, फिर कुछ करंट आया और जितना करंट आया उतना चल गया, तो यहां पे कितना करंट बचा तो जीरो। तो वही टोटल का जो सम होता है वो जीरो होता है। ये बात समझ में आया, यही है किरचॉफ लॉ का स्टेटमेंट। ये किसका स्टेटमेंट है किरचॉफ लॉ का। तो यानी कहने का मतलब है कि यहां पहले भी कोई करंट नहीं था, अब भी कोई करंट नहीं है, मतलब हमेशा यहां पर अलजेब्रिक सम करंट का जीरो होता है। मतलब यहां पे चार्ज हमेशा क्या होता है जीरो होता है। मतलब कुछ चार्ज करंट आया तो कुछ चार्ज बढ़े, लेकिन करंट गया तो फिर उतना चार्ज घट गया। मतलब टोटली चार्ज क्या होता है इसमें कंजर्व होता है। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और जैक्सन लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, ऑब्जेक्टिव में पूछता है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पे डिपेंड करेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो ये हुआ आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या इसी को बोल सकते हैं आप जैक्सन लॉ, या इसी को बोल सकते हैं करंट लॉ, क्योंकि करंट से रिलेटेड है ये लॉ, इसलिए इसको करंट लॉ भी हम लोग बोलते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ। क्या देखेंगे हम लोग किरचॉफ सेकेंड लॉ, बहुत ही सिंपल है और ध्यान से समझिएगा। कोई भी सर्किट हो बशर्ते क्लोज होना चाहिए उसको, आप किसी भी प्रकार के सर्किट ले लीजिए, उसका शेप कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, बस हमें एक चीज ध्यान देना है कि वो क्या होना चाहिए क्लोज होना चाहिए। तो अगर क्लोज सर्किट है जैसे कि यहां पे है, तो मान लेते हैं यहां से करंट निकला I1, यहां से क्या करंट निकला I1 करंट निकला। इस सर्किट से कितना करंट निकला I1, इसके लिए कितना करंट निकला I1। यहां पे दिखा देते हैं I1, ये पॉइंट ए से इधर करंट कितना निकला I1, यानी ए बी ब्रांच जो देख रहे हैं आप, इसमें करंट कितना गया I1। और यहां पे एडी ब्रांच है, यहां पे नीचे हम मान लेते हैं कि इसमें करंट आया I2, ठीक है। ये यहां तक गया और यहां पे आया। अब ये यहां से चूंकि एक और यहां पे वायर जुड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि यहां से I1 चला तो इसमें I1 ही होगा। यहां से हो सकता है कि इस I1 का कुछ पार्ट इधर चला गया होगा, या हो सकता है वहां से कुछ पार्ट इधर और करंट आ गया होगा। तो इस चूंकि R4 है तो इस ब्रांच BC में हम करंट को लिखेंगे I4, और यहां से फिर ये I2 यहां तक आएगा, I2 आया। फिर यहां पे चूंकि एक और ब्रांच है तो इधर जो करंट जाएगा उसको हम I2 नहीं मानेंगे, क्योंकि या तो इधर कुछ गया होगा या इधर से कुछ आया होगा, तो दोनों ही स्थिति में ये चेंज हो जाएगा करंट। तो
तो इस ब्रांच से हम करंट को लिख देंगे I3। ठीक है, तो इस तरह का ये हो गया। ये जरूरी नहीं है किधरों करंट का डायरेक्शन हो सकता है, जो भी डायरेक्शन दिया रहे आप किसी भी टाइप के सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। मेन हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो फिलहाल हमने ए से I1 को इधर ले लिया, I2 इधर आ गया, फिर इधर I3 हो गया और इसमें I4 आ गया। ठीक है, तो क्या करता है किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है कि क्लोज सर्किट में किसी भी ब्रांच से पास करने वाले करंट, किसी भी ब्रांच से पास करने वाले इलेक्ट्रिक करंट और उसके रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस, इसे मान लो इससे I1 है, इससे R1 है, तो सपोज दैट इससे I जाता, रेजिस्टेंस R होता। किसी क्लोज लूप के किसी भी ब्रांच से पास करने वाले इलेक्ट्रिक करंट और उसके रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का जो अलजेब्रिक सम होता है उस सर्किट में जुड़े सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। उस सर्किट में जुड़े सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। तो अगर ईएमएफ 1 है तो 1 होगा, नहीं तो फिर जितने सेल होंगे प्रत्येक के ईएमएफ के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। नहीं समझे? जैसे देखो यहां पे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, यहां पे क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, मतलब किरचॉफ सेकंड लॉ के अनुसार इन क्लोज लूप, किसी क्लोज लूप में किरचॉफ सेकंड लॉ जब भी वैलिड होगा तो सिर्फ क्लोज लूप के लिए। तो इन क्लोज लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ, तो हमने अलजेब्रिक सम ले लिया, ये क्या है, ये सिग्मा क्या है, तो अलजेब्रिक सम है। तो द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, तो बीच में मैंने प्रोडक्ट ले लिया किसका, तो प्रोडक्ट ऑफ करंट, तो करंट ले लिया I एंड रेजिस्टेंस ऑफ वेरियस ब्रांचेस, मतलब अलग अलग ब्रांच में जो करंट है और उसका रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस है, दोनों को प्रोडक्ट ले लेंगे और फिर उनका अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ ऑफ सर्किट। यानी यही से आपका डिफिनेशन बना। देखो कहां से, तो सबसे पहले बोलेंगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, और ये कैसे स्टेप है, इन क्लोज लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक सम, द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस थ्रू वेरियस ब्रांचेस इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ ऑफ द सर्किट। हो गया। तो इसी को किरचॉफ सेकंड लॉ बोलते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज, एक बार फिर से देख लो, द अलजेब्रिक सम ऑफ, तो अलजेब्रिक सम को क्या लिखते हैं हम, सिग्मा। द अलजेब्रिक सम ऑफ किसका सम चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ, तो प्रोडक्ट के लिए इनटू ले लिया हम, किसका प्रोडक्ट चाहिए, तो करंट एंड रेजिस्टेंस, करंट को लिखते हैं I, रेजिस्टेंस को लिखते हैं R, तो IR ऐसे लिख दिए, तो इसमें प्रोडक्ट हो गया। I इज इक्वल टू ऑफ वेरियस ब्रांचेस इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ ऑफ द सर्किट। तो ये हो गया सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा A। तो अगर सिर्फ किरचॉफ सेकंड लॉ लिखना होता 2 नंबर के लिए तो हम लोग इतना ही लिखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ इन क्लोज लूप, ये क्लोज लूप है और इस क्लोज लूप में द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ वेरियस ब्रांचेस इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ ऑफ द सर्किट। तो इसी को आप लॉन्ग्वेज फॉर्म दे दोगे। अब यहां पे भी हम लिखेंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो फ्रॉम साइन कन्वेंशन ऑफ क्लोज लूप लॉ, दिख रहा है यहां पे, नहीं दिख रहा है, क्लोज लूप लॉ, मतलब क्लोज लूप लॉ के साइन कन्वेंशन के अनुसार, क्या, साइन कन्वेंशन के अनुसार, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप किधरों से घूम सकते हैं, लेकिन हम सभी घूमेंगे क्लॉकवाइज, सभी लोग अक्सर घूमते किधर से, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज जब हम लोग रोटेट करेंगे, जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे सर्किट में, और उस दौरान जो करंट मिलेगा, जैसे आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज करंट है तो उसको पॉजिटिव लेंगे। तो फ्रॉम साइन कन्वेंशन ऑफ क्लोज लूप लॉ, क्लॉकवाइज करंट एंड ईएमएफ
करंट एंड ईएमएफ आर टेकन पॉजिटिव, आर टेकन पॉजिटिव, आर टेकन पॉजिटिव। अब जैसे मान लो यहाँ पे है सिग्मा आई आर, तो अब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं मतलब इसको थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम तोड़ रहे हैं, तो सिग्मा आई आर और क्लॉकवाइज जो करंट मिलेगा उसको पॉजिटिव मानना है, ईएमएफ को भी पॉजिटिव मानना है। तो पहले हम ए से बी चलते हैं, तो ए से बी क्लोज लूप में हम घूम रहे हैं और हमको चलना है क्लॉकवाइज, यानी ऐसे रोटेट करेंगे, यानी ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी घूमता है, तो घड़ी ऐसे घूमता है ना, घड़ी का सुई ऐसे घूमता है, देखो टिक 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 ऐसे घूमता है, तो ये क्लॉकवाइज हुआ। तो पहले हम चलते हैं ए से बी, तो यहाँ पे कह रहा है कि आई आर का अलजेब्रिक सम है, तो आई यहाँ ए से बी में कितना करंट जा रहा है, आई वन। हमको जाना भी किधर है, ए से बी, करंट भी जा रहा है ए से बी, तो ये तो क्लॉकवाइज करंट हो गया, तो इसको हम लोग ले लेंगे पॉजिटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस आई वन आर वन। तो प्लस को लिखना तो जरूरी है नहीं, चाहो तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो प्लस। अब आ जाओ बी से सी में, तो बी से सी में जब आओगे तो यहां पे भी क्लॉकवाइज है, क्योंकि बी से सी हम घूमेंगे और करंट भी जा रहा है बी से सी, तो इसको भी लिखेंगे प्लस आई फोर आर फोर। अब आते हैं सी से डी में, क्योंकि हमको घूमना है क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करंट को पॉजिटिव लेना है। तो सी से डी में जब आओगे तो हम आ रहे सी से डी, सी से डी और करंट जा रहा उल्टा, तो करंट आपके अपोजिट जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, निगेटिव, तो जाएगा माइनस आई थ्री आर थ्री, माइनस क्या हो गया आई थ्री आर थ्री। आज जब यहां पे जाएंगे डी से ए, तो डी से ए हमको जाना है, करंट ए से डी आ रहा है, तो फिर ये उल्टा पड़ गया, तो फिर ये हो जाएगा माइनस आई टू आर टू। तो इसको तो हमने तोड़ दिया, सिग्मा आई आर को हमने एक्सपैंड करके देख लिया, इसको सिग्मा आई आर को हम लोग तोड़ लिए। अब यहाँ पे इक्वल ले लेंगे। एक बार फिर से देखो कि अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और करंट भी क्लॉकवाइज है, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग सर्किट में क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और करंट भी क्लॉकवाइज है, तो करंट को पॉजिटिव लेंगे। अगर हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और करंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां पे करंट को नेगेटिव लेंगे। जैसे यहाँ पे हम ए से बी गए क्लॉकवाइज, करंट भी ए से बी गया, तो इसको पॉजिटिव लेंगे। हम लोग बी से सी सर्किट, बी सी में जब गए तो बी से सी जा रहे हैं, करंट आई फोर भी जा रहा है, तो पॉजिटिव लिया आई फोर को। अब सी से डी में हम इधर आ रहे हैं और करंट उल्टा जा रहा है, तो निगेटिव ले लिए। समझ में आया। अब सेल को, तो सेल कैसे पता चलेगा कि क्लॉकवाइज है कि नहीं, तो देखो आपको घूमना है क्लॉकवाइज, घूमना है क्लॉकवाइज, और कैसे लेंगे, तो देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज ही घूमना है, लेकिन अगर घूमते वक्त आप निगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे, अगर निगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे तो आपका साइन पॉजिटिव लिया जाएगा, और आप पॉजिटिव से अगर निगेटिव में जाएंगे तो आपका साइन निगेटिव लिया जाएगा। अगर आप ऐसे रोटेट कर रहे हैं, जैसे ए से बी गए तो क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ऐसे आपको थोड़ा याद करने में दिक्कत हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट बाद में हो सकता है आप भूल जाए। निगेटिव से पॉजिटिव अगर पोल पड़ेगा तो पॉजिटिव लेंगे ईएमएफ को, आप पॉजिटिव से निगेटिव में आएंगे तो ईएमएफ को निगेटिव लेंगे। तो अगर आप भूल जाएंगे तो बस ये याद रखिएगा कि इधर वाले को लिया जाता है, जो बाद में पड़ेगा। नहीं समझे, चलो मेरा कॉन्सेप्ट सुनो। अगर मान लो कि ये अभी मार्कर छोटा है, आज छोटा से बड़ा हो जाएगा, तो बढ़ गया कि घट गया, तो बढ़ गया, तो बढ़ गया को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। तो यहां पे देखिए अभी छोटा है, आज छोटा से ये बड़ा हो गया, जब ऐसे जा रहे हैं तो पहले छोटा मिला, आज छोटा से बड़ा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, बढ़ा है, तो बढ़ा है तो पॉजिटिव। फिर इधर आ जाओ, इसमें तो है ही नहीं है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पहले क्या था, बड़ा, ये पॉजिटिव पोल क्या है, बड़ा, अब बड़ा से छोटा हो गया तो घट गया, तो इसको लेंगे माइनस में। फिर यहाँ ये छोटा है, छोटा से बड़ा मिलेगा तो प्लस लेंगे। समझ में आया, यही कॉन्सेप्ट को याद रखना। तो चलो ए से बी चलते हैं। ए से बी में पहले छोटा था, अब बड़ा हो गया, तो बढ़ा है ना, तो इसको लिखेंगे प्लस ई वन,
प्लस E1। इसमें तो है ही नहीं है सेल। अब यहाँ पे आ जाओ, पहले क्या था, बड़ा था, ये पॉजिटिव पोल बड़ा है, अब ये छोटा हो गया जब C से D में आ रहे, तो पहले बड़ा था अब छोटा हो गया, तो घटा है, तो घटा है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां लिख देंगे -E3, -E3। अब यहां पे आ जाओ, अब जब D से A में आओगे तो ये पहले देखो यहाँ पे ये छोटा था, अब जाके बड़ा हो गया। तो कोई भी चीज जब छोटा से बड़ा होता है तो बोलते हैं इंक्रीज किया है, इंक्रीज किया मतलब बढ़ा है, यानी पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, यही आपका कॉन्सेप्ट है। अब ये जरूरी नहीं कि यही होगा, ये जो फिगर दिया है इसके लिए ये होगा, फिगर बदल जाएगा तो ये बदल जाएगा, ये सिर्फ इस फिगर के लिए ऐसा होगा। समझ रहे हैं आप? अगर फिगर को हम बदल दें तो ये जो हम जिसको घेरे यहां पे ये चेंज हो जाएगा। फिलहाल इस फिगर के लिए ये सही है। ठीक है, तो करंट पॉजिटिव कब होगा, अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और करंट भी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। जैसे आप ए से बी गए, करंट भी ए से बी गया तो यहाँ पे पॉजिटिव ले लिए। अब बी से सी में आप आए, करंट I4 भी इसी तरह आ रहा था पॉजिटिव, यहाँ पे सी से डी आए तो ये अपोजिट जा रहा था तो निगेटिव। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक स्पष्ट है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, जैसे फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता था, तो ये तो ईएमएफ है, ईएमएफ एक तरह का क्या है, वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, वर्क, ये वर्क या एनर्जी, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। किस पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो यहां नोट कर दे रहे हैं, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ based on conservation of energy। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये बेस्ड होता है। और दूसरी पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि ये सिर्फ वैलिड है, इट इज वैलिड फॉर ओनली क्लोज लूप। ये सिर्फ कैसे लूप के लिए वैलिड है, तो सिर्फ क्लोज लूप के लिए। किरचॉफ सेकेंड लॉ सिर्फ किसके लिए वैलिड है, क्लोज लूप के लिए। तो आपको समझ में आया, यहाँ पे करंट वगैरह देखिए, ईएमएफ कब, जैसे करंट तो मान लो जिस क्लॉकवाइज घूम रहा है, करंट भी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो निगेटिव। लेकिन ईएमएफ में क्या कहिए, तो हमको क्लॉकवाइज ही घूमना है, तो क्लॉकवाइज घूमेंगे। यहाँ पे देख लो तो यहाँ छोटा से बड़ा हुआ है तो बढ़ गया तो पॉजिटिव ले लिए। इसमें तो सेल है ही नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पहले बड़ा था अब छोटा हो गया, ऐसे आएंगे तो पहले बड़ा फिर छोटा हो गया तो घट रहा है, तो इसलिए निगेटिव। अब फिर यहाँ बढ़ेंगे तो छोटा से बड़ा हुआ यानी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव। समझ गए? तो ये था किरचॉफ्स लॉ। तो अगर 5 नंबर का होगा तो विथ एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा, ये सब फिगर वगैरह बना के बताना पड़ेगा। अगर सिर्फ शॉर्ट में आ जाए 2 नंबर का, तो किरचॉफ सेकेंड लॉ अगर 2 नंबर में पूछ दे, या क्लोज लूप लॉ बोल दे, या फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोले, तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक लिखोगे। ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो केवल स्टेटमेंट लिख सकते हो या फिगर बना दोगे तो और बेटर माना जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट कीजिए। और उसके बाद अब हम लोग अगला टॉपिक इसका न्यूमेरिकल करेंगे, अगले लाइव क्लास में करेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने की वजह से ये रिकॉर्डेड वीडियो है, या बोले तो रिकॉर्डेड लाइव हो सकता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव क्लास में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, अब अगले क्लास में मिलते हैं। आप सभी को धन्यवाद।